हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के आपको बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे मेक इन इंडिया की बड़ी कामयाबी। भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीद सकते हैं कई अरब देश। हुआ बहुत बड़ा ऐलान। जी हां, चीन ने चोरी छिपे बना लिया ताइवान के समुद्री इलाके का नक्शा। क्या जंग की बड़ी प्लानिंग कर रहा है चाइना? साथ ही साथ आपको बताएंगे यूनाइटेड नेशन में भारत की दो टुक कहा कश्मीर पर। तुर्की ना दे ज्ञान, पाकिस्तान को भी फटकारा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बताएंगे इंडिया के रॉकेट पर सबसे बड़ा सबसे ऊपर चीन का झंडा क्या है पूरा मामला, जिस पर पीएम मोदी ने डीएमके को घेरा दोस्तों। साथ ही साथ बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच में लोकसभा चुनाव को लेकर सबसे बड़ा सर्वे किया गया दोस्तों, जिसने सबको चौंका कर रख दिया पश्चिम बंगाल के इस सर्वे ने दोस्तों। एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, बस बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का दिल से समर्थन करते हैं। साथ ही भारतीय सेना विश्व की नंबर 1 बेहतरीन सेना है, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद जरूर कहिएगा। चलते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ, जहां मेक इन इंडिया की बड़ी कामयाबी। भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीद सकते हैं कई अरब देश। जी हां, भारत अपने रक्षा निर्यात को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और अब इस लिहाज से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल अरब देशों में भारत के कई मित्र देशों ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। साथ ही कई उत्तरी अफ्रीकी देश भी ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने पर विचार कर रहे हैं। भारत के पास सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की क्षमता मौजूद है, जो विभिन्न फाइटर जेट्स को 450 किलोमीटर दूरी के लक्ष्य भेद सकती है। जी हाँ, भारतीय रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के कुछ देशों की सेनाओं के पास सुखोई 30 फाइटर जेट्स हैं, जिन्हें ब्रह्मोस मिसाइल से लैस किया जा सकता है। इन देशों ने ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है और इसको लेकर बातचीत हो रही है। इन देशों के प्रतिनिधिमंडल ने ब्रह्मोस की टीमों से मुलाकात की है और वे मिसाइल की खासियत और इसकी क्षमताओं के बारे में जानकारी ले रहे हैं। बता दें, ब्रह्मोस एरोस्पेस को फिलीपींस से ऑर्डर मिल भी चुका है और निकट भविष्य में ब्रह्मोस फिलीपींस को मिसाइलों की डिलीवरी देना शुरू कर देगा। अगली खबर आपको बता दें, चीन ने चोरी छिपे बना लिया ताइवान के समुद्री इलाके का नक्शा। क्या जंग की कर रहा बड़ी प्लानिंग? दरअसल चीन पड़ोसी देशों को लेकर अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। हाल ही में उसने फिर से एक ऐसा कदम उठाया है जिससे युद्ध का संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के रिसर्चर्स के मुताबिक चीन के एक जासूसी जहाज ने हाल ही में ताइवान के समुद्री इलाकों का नक्शा बनाया है, जिसके बाद विश्व पटल पर एक बार फिर से चीन को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। CSIS के मुताबिक चीन के अत्याधुनिक मॉनिटरिंग और सर्विलांस यंत्रों से लैस जहाज का नाम झू हाई यून है। यून ने हाल ही में ताइवान के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए उनके समुद्री इलाके का नक्शा बनाया है। चीन की हरकत को देख समुद्री इलाकों के विशेषज्ञों का मानना है कि उसके मंसूबे सही नहीं लग रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन के इस कदम के पीछे की मुख्य वजह ताइवान के समुद्री पर्यावरण का जायजा लेना था। जी हां दोस्तों, समुद्री मामलों के विशेषज्ञों का मानना है कि एशिया में जब लोगों की नजर भारत, मालदीव और चीन के रिश्तों पर टिकी हुई थी, तब झू हाई यून ने इस कार्यक्रम को अंजाम दिया। अब जब चीन ने ताइवान के समुद्री इलाकों का नक्शा तैयार कर लिया है, तो ऐसी आशंका जताई जा रही है कि दोनों देशों के बीच जल्द ही एक छोटा सा युद्ध हो सकता है। इसकी साफ वजह है कि चीन लगातार अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। जी हाँ दोस्तों, और यही सबसे बड़ी वजह है कि चीन ने चोरी छिपे ताइवान के समुद्री इलाके का नक्शा तैयार कर लिया है। अगली खबर बता दें, यूनाइटेड नेशन में भारत की दो टुक कहा कश्मीर पर तुर्की ना दे ज्ञान, पाकिस्तान को भी फटकारा। जी हाँ, भारतीय सचिव ने कश्मीर के विषय पर पाकिस्तान और तुर्की को संयुक्त राष्ट्र के मंच पर जोरदार फटकार लगाई है। भारत ने कश्मीर पर तुर्की और पाकिस्तान के हालिया बयान का जवाब देते हुए कहा कि यह भारत का अंदरूनी मामला है और इसमें किसी भी देश को दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही भारत ने उम्मीद जताई है कि तुर्की दूसरी बार ऐसा नहीं करेगा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मंच के दुरुपयोग के लिए भारत की तरफ से पाकिस्तान के रवैये पर निराशा जाहिर की गई। बता दें कि पाकिस्तान इससे पहले भी अलग अलग विषयों पर कश्मीर के मुद्दे को उठाता रहा है, लेकिन इस बार तुर्की ने भी पाकिस्तान का साथ दिया था। संयुक्त राष्ट्र की 55वीं मानवाधिकार काउंसिल में पाकिस्तान ने कश्मीर के विषय पर भारत के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे। तुर्की ने भी इस विषय पर पाकिस्तान का साथ दिया था। भारत पर लगे आरोपों का जवाब देते हुए भारत की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह पाकिस्तान को जमकर लताड़ और तुर्की को भी भारत के अंदरूनी मामलों में दखल न देने की चेतावनी दी। अगली खबर बता दें, मरियम नवाज ने छुए पिता नवाज शरीफ के पैर, कट्टरपंथियों के निशाने पर आया हिंदू धर्म। भारत और पाकिस्तान से मिला करारा जवाब। जी हां, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री बनी मरियम नवाज के पिता अपने पिता नवाज शरीफ के पैर छूने पर सोशल मीडिया में काफी बवाल मचा हुआ है। इस विवाद की शुरुआत अब तब हुई जब चर्चित पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर के नाम से बने फर्जी एक्स अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया गया, जिसमें मरियम अपने पिता नवाज शरीफ के पैर छूने के समय आशीर्वाद ले रही है। इस फर्जी यूजर ने उर्दू में तंज कसते हुए लिखा, ये पैर छूना प्रथा किस धर्म में है। इस पर एक इमरान समर्थक ने मरियम के हाथ जोड़ने की तस्वीर ट्वीट की। वहीं पाकिस्तान के कट्टरपंथियों ने पैर छूने को हिंदू धर्म से जोड़ दिया। इस पूरे विवाद में भारत और पाकिस्तान बड़ी संख्या में लोग आ गए और पाकिस्तानी कट्टरपंथियों को करारा जवाब देकर उनकी बोलती ही बंद कर दी। जी हाँ, संदीप नील नामक यूजर ने कहा, इसे सनातन धर्म कहते हैं। वरुण शर्मा ने लिखा, पाकिस्तान में हिंदू पूर्वज रहे हैं। आलोक नौटियाल ने कहा, पैर छूना हिंदू धर्म में है, आपके पूर्वज भी हिंदू थे, अपने परदादा के नाम का पता करें। जितेंद्र प्रताप ने लिखा, आपका देश धर्म के नाम पर बर्बाद हो गया, आपका देश घृणा के करने के कारण ही दो भागों में बट गया। अगली खबर
खबर आपको बता दें दोस्तों, जहां शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद के लिए नामित किया गया। PMLN ने किया औपचारिक ऐलान। जी हां, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के संसदीय दल ने बुधवार को शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद और गठबंधन सरकार का नेतृत्व करने के लिए औपचारिक रूप से नामित किया। PMLN ने नेशनल असेंबली के अध्यक्ष पद के लिए एक वरिष्ठ नेता सरदार अयाज सादिक को भी नामित किया है। घटनाक्रम नई नेशनल असेंबली के उद्घाटन सत्र के एक दिन पहले आया है। 8 फरवरी के आम चुनावों के बाद गुरुवार को नई नेशनल असेंबली की पहली बैठक हुई। साथ ही साथ आपको बता दें, इमरान खान का दावा निकला सच, पाकिस्तान चुनाव में जमकर हुई धांधली, नवाज शरीफ के साथी का ऑडियो हुआ लीक। जी हां, पाकिस्तान आम चुनाव में भले ही बहुमत किसी भी दल को नहीं मिला, नवाज शरीफ की पार्टी PMLN और बिलावल भुट्टो जरदारी की PPP पार्टी ने गठबंधन में सरकार बनाने को तैयार हुए। नवाज की बेटी मरियम पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बन चुकी है, जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया। अब इस चुनाव में इमरान खान ने दावा किया था कि इस चुनाव में जमकर धांधली हुई थी। अब इमरान खान का दावा वाकई में सच साबित हुआ है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के प्रमुख नेताओं के कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जनादेश पूरी तरह से फर्जी है। MQMP वही दल है जिसने 2 दिन पहले नवाज शरीफ की पार्टी PMLN को अपना समर्थन दिया है। जी हाँ, इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आरोप लगाया था कि 8 फरवरी को चुनाव में हेर फेर किया गया था और चुनावी जनादेश को नवाज और बिलावल दोनों ने हड़प लिया, जो कि सच भी होता नजर आया है। अगली खबर की बात करें, जहां पर मालदीव से वापस आएगी भारतीय सेना, उनका काम संभालने के लिए सरकार ने भेजी अब ये खास टीम। जी हाँ, मालदीव में तैनात भारतीय सैन्य कर्मियों का पहला बैच 10 मार्च तक मालदीव छोड़ सकता है। अब उनका काम काज संभालने के लिए भारत ने नागरिकों की एक खास टीम भेजी है। भारतीय तकनीकी कर्मियों की पहली टीम मालदीव में पहुंच गई है। ये टीम वहां विमानन प्लेटफार्मों की देख रेख करेगी। मालदीव के रक्षा मंत्रालय ने सोमवार देर रात कहा कि भारतीय नागरिकों की पहली टीम आ गई है और देश के सबसे दक्षिणी एडोल अड्डू में हेलीकॉप्टर का संचालन संभालेंगी। बयान में कहा गया है कि दोनों सरकारों की सहमति के अनुसार अड्डू में तैनात भारतीय सैन्य कर्मी 10 मार्च तक मालदीव छोड़ देंगे। जी हाँ, नेक्स्ट खबर बताते हैं, भारत और चीन में इस साल तेज होने जा रही स्पेस रेस, ड्रैगन लॉन्च करेगा 100 सैटेलाइट, गगनयान भी तैयार। जी हाँ, भारत और चीन के बीच प्रतिस्पर्धा अब जमीन से उठकर अंतरिक्ष तक पहुंच गई है। दुनिया के इन 2 सबसे बड़ी आबादी वाले देश अब अंतरिक्ष में प्रतिस्पर्धा के लिए कमर कस रहे हैं। भारत ने अपने पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन के लिए नामित 4 अंतरिक्ष यात्रियों की पहचान का खुलासा कर दिया, तो वहीं चीन 100 सैटेलाइटों को लॉन्च करने की प्लानिंग के अलावा 2 मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान मिशन शुरू करने जा रहा है। इसी हफ्ते भारत ने अपने विकास को गति देते हुए अपने अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की घोषणा की है। वर्तमान में वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में 2% हिस्सेदारी के साथ भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का मूल्य लगभग 8.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। नेक्स्ट खबर बता दें, भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ स्टील्थ पनडुब्बी बेचने को तैयार ये देश, कीमत भी रखी सबसे कम। जी हाँ, भारतीय नौसेना लंबे समय से डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों को खरीद की कोशिश कर रही है। इसके लिए भारतीय नौसेना ने कई साल पहले रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भी जारी किया था। इस बीच स्पेन ने भारतीय नौसेना को एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन यानी AIP तकनीक से लैस S80 क्लास स्टील्थ पनडुब्बियों का ऑफर दिया है। इन पनडुब्बियों का निर्माण स्पेनिश कंपनी नवंतिया ने किया है। स्पेन ने कहा कि वो इन पनडुब्बियों की खरीद करने पर भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को भी तैयार है। भारतीय नौसेना के इस पनडुब्बी प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट 75 इंडिया या P75 IP कहा जाता है। नेक्स्ट खबर बता दें, भारतीय कामगारों के लिए नरक बना यह पूर्व सोवियत देश भारत का है पक्का दोस्त। जी हाँ, भारतीय श्रमिकों की मांग पूरी दुनिया में है। ये न केवल अपने काम के प्रति कट्टर ईमानदार होते हैं, बल्कि जिस देश में जाते हैं वहाँ की संस्कृति और आबोहवा में तुरंत ढल जाते हैं। ऐसे में इजराइल, ताइवान, इटली जैसे बड़ी देश की बड़ी संख्या में भारतीय कामगारों को आज भी बुलाया जा रहा है। लेकिन एक देश ऐसा भी है जहाँ काम करने वाले एक भारतीय कामगार ने नौकरी देने वाली कंपनी पर दुर्व्यवहार और धोखे में रखने का आरोप लगाया है। ये देश कोई और नहीं बल्कि भारत का पक्का दोस्त आर्मेनिया है। आर्मेनिया पूर्व सोवियत देश है जो 1991 के बाद अस्तित्व में आया। यहाँ आकर्षक पैकेज के मुंह में बड़ी संख्या में भारतीय काम करते हैं। अगली खबर बता दें, बीजेपी के लिए दुश्मन हो सकता है पाकिस्तान, लेकिन हमारे लिए बता दें, कांग्रेसी नेता के बयान से नया विवाद खड़ा हो गया है। दोस्तों, कर्नाटक कांग्रेस के नेता BK हरिप्रसाद ने बुधवार को नया विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बीजेपी के लिए दुश्मन देश हो सकता है, लेकिन कांग्रेस उसे केवल पड़ोसी देश ही मानती है। बीजेपी ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस पर देश विरोधी भावनाओं को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। बता दें कि हरिप्रसाद ने यह बयान तब दिया है जब कर्नाटक में बीजेपी ने कांग्रेस उम्मीदवार की राज्यसभा चुनाव में जीत के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने के आरोप लगाए हैं। इंडिया टुडे के अनुसार विधान परिषद में हरिप्रसाद ने कहा, वे एक दुश्मन देश के साथ हमारे रिश्ते के बारे में बोलते हैं। उनके अनुसार पाकिस्तान एक दुश्मन देश है। हमारे लिए पाकिस्तान एक दुश्मन देश नहीं है, बल्कि ये हमारा पड़ोसी देश है। वे कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है। हाल ही में उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी जो लाहौर में जिन्ना की मजार पर गए और कहा कि उनका जैसा कोई दूसरा धर्मनिरपेक्ष नेता हो ही नहीं सकता था, उनको भारत रत्न से सम्मानित किया। क्या तब पाकिस्तान दुश्मन देश नहीं था? ये सवाल पूछा है दोस्तों, और बीजेपी पर भड़कते दिखाई दिए हैं। दोस्तों, बहरहाल आपकी इस पर जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। नेक्स्ट खबर आपको बताते हैं, रशिया की अदालत ने यूक्रेनी जासूस को सुनाई सजा, युद्ध के बीच हुआ गिरफ्तार। जी हाँ, यूक्रेन के साथ 2 साल से चली आ रही जंग के बीच रशिया ने जासूसी के आरोपों में पकड़े गए यूक्रेनी को
12 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। रशिया की अदालत ने उस पर गुप्त मिसाइलों की खरीद की कोशिश करने में उसे दोषी ठहराया है। हालांकि इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि उसने अपने जुर्म कबूला भी है या नहीं। अगली खबर आपको बता दें, जहां विश्व युद्ध ना बन जाए रशिया यूक्रेन की जंग, अब फ्रांस भी सेना उतारने को तैयार। जी रशिया और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को 2 साल बीत चुके हैं। हालांकि इस युद्ध का कोई समाधान नहीं निकलता दिखाई दे रहा है। इस बीच पेरिस में फ्रांस में 20 यूरोपीय नेताओं का जमावड़ा हुआ, जिसमें राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने स्पष्ट कह दिया कि वो यूक्रेन में अपने सैनिकों की तैनाती से इनकार नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि भारतीय मूल में यूक्रेन को बचाने के लिए अपने सैनिकों को उतारना जरूरी हो गया है। मैक्रोन ने कहा कि अब तक यूक्रेन में सैनिकों को उतारने पर कोई सहमति नहीं बनी है, लेकिन रशिया की आक्रामकता को देखते हुए ऐसा कदम उठाना भी पड़ सकता है। नेक्स्ट खबर आपको बता दें, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप बना मिशेल ओबामा की तैयारी, बाइडेन के नाम पर राजी नहीं डेमोक्रेट से। जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की जगह पूर्व प्रेसिडेंट बराक ओबामा की पत्नी मिशेल उम्मीदवार हो सकती है। एक सर्वे में उन्हें डेमोक्रेटिक पार्टी से उम्मीदवार बनाए जाने के पक्ष में नतीजे आए हैं। रास मून रिपोर्ट्स के पोल के अनुसार करीब आधे डेमोक्रेट्स ने कहा कि जो बाइडेन की जगह किसी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होना चाहिए। इस सर्वे में 48% लोगों ने कहा कि हम पार्टी को यह अधिकार देते हैं कि वो जो बाइडेन की जगह कोई दूसरा उपयुक्त कैंडिडेट चुनाव में उतारे। नवंबर में अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होना है। हालांकि सर्वे में 38% डेमोक्रेट्स की राय की थी जो बाइडेन को फिर से मौका मिलना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यदि विकल्पों की बात करें तो सबसे ज्यादा 20% लोगों ने मिशेल ओबामा के नाम का समर्थन किया है। अगली खबर बता दें, एक दिन तो नाटो देशों पर हमला जरूर करेंगे, पुतिन क्यों डर के साए में जी रहे पश्चिमी देश। बता दें, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के एक बयान ने पूरे यूरोप में हलचल मचा दिया। मैक्रोन ने कहा कि यूक्रेन की मदद के लिए यूरोपीय सैनिकों को भेजने पर खुलकर बात हुई है। मैक्रोन और किस अन्य यूरोपीय नेताओं ने सोमवार को यूक्रेन के समर्थन में बैठकें की थी। मंगलवार को जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, पोलैंड और स्पेन और इटली समेत कई देशों ने ऐसी किसी योजना का इनकार नहीं किया। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने कहा कि शुरू से ही आपस में और अधिक दूसरे के साथ जो सहमति बनी थी वो भविष्य पर भी लागू होती है। मतलब जमीन पर कोई सेना नहीं उतरेगी। यूरोपीय देशों या नाटो देशों की ओर से यूक्रेनी धरती पर कोई सैनिक नहीं भेजा जाएगा। अगली खबर बता दें, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर बड़ा प्रहार, 2 और संगठनों पर केंद्र सरकार ने लगाया बैन। जी हां, जम्मू कश्मीर के 2 और संगठन पर केंद्र सरकार ने बैन लगा दिया है। गृह मंत्रालय ने आतंकी नेटवर्क पर नकेल कसते हुए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर भट्ट गुट और सुमजी गुट को गैर कानूनी घोषित कर दिया है। गृह मंत्रालय ने इन दोनों संगठनों को यूएपीए के तहत अगले 5 साल तक बैन कर दिया है। इसकी जानकारी खुद गृह मंत्री अमित शाह जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दिया है। गृह मंत्री शाह ने लिखा कि आतंकवादी नेटवर्कों पर प्रहार करते हुए सरकार ने मुस्लिम कांग्रेस जम्मू और कश्मीरी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर को गैर कानूनी संगठन घोषित किया है। अगली खबर बता दें, यूएई का हाथ थाम कंगाली से निकलेगा मिस्र, रास गामिला को लेकर हुआ समझौता, क्या है प्लान बता दे। कंगाली की दहलीज पर खड़े मिस्र को संयुक्त अरब अमीरात का साथ मिला है। यूएई ने बड़े पैमाने पर मिस्र में निवेश का ऐलान किया है। यूएई की सरकारी और प्राइवेट कंपनियां दोनों ही मिस्र में निवेश कर रही हैं। निवेश सौदे के बाद मिस्र शर्म अल शेख के रिजॉर्ट के पास बड़े पैमाने पर खाली समुद्र के किनारे रास गामिला को विकास करने की योजना बना रहा है। मिस्र की कोशिश राज गामिला के जरिए देश को आर्थिक मुसीबत से उभारना है। इसमें रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल और टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित करना है। मिस्र इसके अलावा सऊदी अरबिया में तुर्की के साथ भी निवेश समझौता करने जा रहा है। अगली खबर बता दें, दक्षिण कोरिया, जापान और चीन बच्चे पैदा करने से दूर क्यों भाग रहे एशिया के 3 देशों के लोग। बता दें, एशिया के 3 देश इन दिनों जन्म दर में रिकॉर्ड गिरावट का सामना कर रहे हैं। इन देशों में दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला चीन, तकनीक के महारथी जापान और दक्षिण कोरिया शामिल है। इन तीनों देशों में लोग बच्चे पैदा करने से दूर भाग रहे हैं, जबकि इन देशों की सरकारें बच्चे पैदा करने पर प्रोत्साहन और सब्सिडी का लालच भी दे रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि जीवन यापन और बच्चों की शिक्षा की उच्च लागत, स्थिर वेतन और विवाह और बच्चों की देखभाल के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण के लिए इसके जिम्मेदार है। अगली खबर की बात करें, जहां पाकिस्तान में मोदी मॉडल की हो रही कॉपी, आप भी देखकर चौंक जाएंगे। जी हां, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में इतिहास रचते हुए मरियम नवाज शरीफ हाल ही में पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। पद संभालने के बाद उन्होंने लोगों से वादा करते हुए कहा था कि वो पंजाब को काफी आगे लेकर जाना चाहती हैं। उन्होंने अपने वादे पर काम करना भी शुरू कर दिया। हालांकि वो जिस प्लान के तहत काम कर रही है उसकी तुलना भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की जा रही है। पाकिस्तान के निर्वासित मानवाधिकार कार्यकर्ता अमजद अयूब मिर्जा ने मरियम के विकास कार्य मॉडल की तुलना पीएम नरेंद्र मोदी जी से कर दी। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक मिर्जा का मानना है कि स्मार्ट शहर, आर्थिक गतिविधियां, सड़क सुविधा, किसानों के लिए बाजार और आम लोगों के लिए उच्चतम स्वास्थ्य व्यवस्था जैसे भी जो भी उनकी तरफ से पहले देखी जा रही है वो भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी के आर्थिक मॉडल से मिलता जुलता नजर आ रहा है। अगली खबर बता दें, भारत की मदद से तालिबान ने पाकिस्तान को सिखाया सबक, मुनीर की चाल हुई फेल, 20,000 की नौकरी पर खतरा। जी हां, टीटीपी के खूनी हमलों के बीच अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को ब्लैकमेल करने की कोशिश में जुटी पाकिस्तानी सेना और वहां की कठपुतली सरकार को करारा झटका लगा है। पाकिस्तान की सरकार ने तालिबान की सरकार पर टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई के लिए ब्लैकमेल भी करना शुरू कर दिया है। इसके लिए जहां पाकिस्तान ने लाखों अफगान शरणार्थियों को वापस भेज
दिया। वहीं चारों तरफ जमीन से घिरे अफगानिस्तान के व्यापार को भी रोकने की कोशिश की है। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि बॉर्डर को बंद करने से तालिबान झुक जाएगा, लेकिन अब अफगानिस्तान सरकार ने इसका तोड़ निकाल लिया है। तालिबान ने ईरान में भारत के बनाए चाबहार और बंदरगाह अब्बास बंदरगाह का इस्तेमाल दुनिया से सामान मंगाने और अपना माल भेजने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इससे अफगान आयात निर्यात में 70% की गिरावट आई है। यही नहीं, पाकिस्तान की सरकार ने पिछले साल अफगानिस्तान के आयात करने पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए थे और अफगान व्यापारियों से बैंक गारंटी मांगने शुरू कर दिए थे। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, समुद्री सीमा से ड्रग्स की अब तक की सबसे बड़ी जब्ती, संदिग्ध पाकिस्तानी ईरानी नागरिक हुआ गिरफ्तार। जी हां, गुजरात के आतंकवादी रोधी दस्ते ने भारतीय नौसेना और स्वापक नियंत्रण ब्यूरो यानी एनसीबी के साथ मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के साथ अरब सागर में एक संयुक्त अभियान में चलाया। इस दौरान एक ईरानी नौका को रोककर उसके चालक दल से 5 सदस्यों को हिरासत में लिया। अधिकारियों को संदेह है कि ये लोग ईरान और पाकिस्तान से हो सकते हैं। इनके पास से हजारों करोड़ रुपए की कीमत का 3300 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ बरामद किया है। अगली खबर आपको बता दें, जहां पर मालदीव के साथ राजनयिक विवाद पर बोले जयशंकर जी, कहा कभी कभी दो देशों के बीच गलतफहमियां हो ही जाती हैं। जी हां, विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा कि मालदीव में भारतीय सैन्य कर्मी और विमानन मंच पूरी तरह से स्थानीय लोगों के लाभ के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि मालदीव के साथ विवाद को कूटनीति के माध्यम से हल किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि कभी कभी दो देशों के बीच गलतफहमियां हो जाती हैं। विदेश मंत्री सोमवार को द राइज ऑफ द ग्लोबल साउथ कार्यक्रम में बोल रहे थे। मालदीव विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए जयशंकर जी ने कहा कि मानवता ही मानवता है, कूटनीति ही कूटनीति है और राजनीति ही राजनीति है। नेक्स्ट खबर बता दें, यूनाइटेड नेशन की सनसनीखेज रिपोर्ट में सबसे बड़ा दावा इजराइल हमास युद्ध ने दिए कभी ना भूलने वाले जख्म। अब भूख से गाजा के लोगों को बना दिया लुटेरा। जी हां, गाजा में इस वक्त खाने पीने का आकार बढ़ गया है। हालत यह है कि गाजा की कम से कम 1/4 आबादी यानी 5,76,000 लोग भुखमरी के कगार पर है। वहीं गाजा की अन्य आबादी भी खाद्य सामग्री की गंभीर जरूरत से जूझ रही है। इसके परिणाम स्वरूप भूख से तड़प रहे लोग न सिर्फ राहत सामग्री वाले ट्रकों पर गोलियां चला रहे हैं, बल्कि उन ट्रकों को लूट रहे हैं। ऐसे में राहत सामग्री जरूरतमंदों तक पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। रास्ते में ही लोग राहत सामग्री लूटने के लिए ट्रकों को निशाना बना रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के एक शीर्ष अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। जी हां दोस्तों, अगली खबर बता दें, भारत रशिया के रिकॉर्ड व्यापार से बौखलाया अमेरिका, तेल खरीदी पर लगाया ग्रहण, क्या बंद हो जाएगा आयात। जी हां, रशिया पर ताजा अमेरिकी प्रतिबंधों से भारत की रूसी तेल खरीद में कमी आने का खतरा है। भारत रूसी कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। भारत ने रशिया के साथ लंबे समय के लिए तेल खरीद का समझौता किया। इन समझौतों में भारत की कई सरकारी तेल कंपनियां शामिल है। अमेरिका ने यूक्रेन पर रशिया के हमले की दूसरी वर्षगांठ मनाने और विपक्षी प्रतिबंधों के निशाने पर रशिया के प्रमुख टैंकर समूह सोवकॉम्प्लोट है। अमेरिका ने इस रूसी टैंकर समूह पर रूसी तेल पर G7 की मूल्य सीमा का उल्लंघन करने में शामिल होने का भी आरोप था। जी हां, अगली खबर बता दें, इंडिया के रॉकेट पर सबसे ऊपर चीन का झंडा, क्या है पूरा मामला जिस पर पीएम मोदी ने डीएमके को घेरा। जी हां, काम करते नहीं क्रेडिट लेने आते हैं। चीनी झंडा देखकर तमिलनाडु में डीएमके पर भड़के पीएम नरेंद्र मोदी जी। आपको बता दें, तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम में इसरो के दूसरे लॉन्च पैड के निर्माण की सराहना करने वाले अखबार के विज्ञापन को लेकर राज्य सरकार और बीजेपी के बीच वार पलटवार देखा जा रहा है। तमिलनाडु सरकार के इस विज्ञापन में भारतीय रॉकेट पर सबसे ऊपर चीन का झंडा दिखाई दे रहा है। विज्ञापन में मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नजर आ रहे हैं। इस पर बीजेपी ने सत्तारूढ़ डीएमके सरकार को जमकर घेरा। पीएम मोदी की ओर से कुलशेखरपट्टिनम स्पेसपोर्ट के शिलान्यास कार्यक्रम से पहले बुधवार को सभी प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में यह विज्ञापन नजर आया। अगली खबर बता दें, सुखू सरकार को 90 दिन का जीवन दान, इन दो वजहों से हिमाचल में अब भी कांग्रेस पर संकट बरकरार। जी हां, हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव से शुरू हुई गिरफ्तारी रार अब सुखू सरकार तक पहुंच गई है। सरकार में चुनाव के 6 पार्टी की बगावत के बाद विक्रमादित्य सिंह के इस्तीफे से प्रदेश की 14 महीने पुरानी सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार पर संशय के बाद बादल छाए हुए हैं। पार्टी से नाराज बचाने के लिए पर्यवेक्षकों को शिमला भेजा हुआ है, जो उत्तर भारत के इकलौते राज्य को कांग्रेस से फिसलते से बचाने के लिए नाराज विधायकों को मनाने में जुटे हैं। जी हां, अगली खबर बता दें, पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी में सिर्फ 1% वोट का अंतर। लोकसभा चुनाव के सर्वे ने चौंका कर रख दिया सबको। जी हां, लोकसभा चुनाव का बिल्कुल अगले महीने बच सकता है। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग मार्च महीने के मध्य में आम चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का प्रमुख मुकाबला इस बार कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन से है। बीजेपी का दावा है कि इस बार पार्टी 370 और एनडीए 400 सीटें जीतते जा रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन ने भी अपनी जीत के दावे किए हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक नया चुनावी सर्वे सामने आया है, जिसमें पश्चिम बंगाल की सीटों का भी हाल बताया गया है। इसके अलावा टीएमसी और बीजेपी में सिर्फ 1% वोट का ही अंतर है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को 24 सीटें मिलती दिखाई दे रही, जबकि बीजेपी को 17 सीटें आ सकती हैं। वहीं इंडिया अलायंस को 1 सीटें मिलने का अनुमान है। मालूम हो कि बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने 22 सीटें जीती, जबकि बीजेपी को 18 सीटें मिली थी। इसके अलावा कांग्रेस 2 सीट जीतने में कामयाब हो सकी। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल इस पर आपका क्या कहना है कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। और कौन कौन चाहता है कि बंगाल में गुंडा राज खत्म होना चाहिए, बदलाव
वार्तालाप होना बहुत जरूरी है, तो वो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां एनडीए के तूफान में उखड़ जाएगा इंडिया का गठबंधन, महाराष्ट्र में पलटेगी बाजी, सर्वे ने चौंका कर रख दिया। जी हाँ, लोकसभा चुनाव 2024 बस कुछ दिन ही बचे हुए। चुनाव को लेकर तमाम सियासी पार्टियों ने कमर कस ली है। इसी बीच राजनीतिक गलियारों में अटकलों का दौर जारी है। लोकसभा चुनाव को लेकर जी न्यूज और मैरिटराइज ने अपना ओपिनियन पोल पेश किया है। महाराष्ट्र को लेकर किए गए सर्वे के मुताबिक राज्य के 48 में से 45 सीटों पर एनडीए गठबंधन की जीत होगी। सर्वे की माने तो इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में 3 सीटों पर ही अपना कब्जा जमा सकता है। जी हाँ, नेक्स्ट खबर बता दें, किसान आंदोलन हुआ शांत तो खुलने लगे दिल्ली के बॉर्डर, लोगों को आने जाने में हुई बड़ी सहूलियत। जी हाँ, राजधानी दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर पिछले करीब 2 हफ्ते से बंद रास्ते को खोलने की तैयारी शुरू कर दी गई है। यहाँ अभी तक सर्विस रोड को लोगों के आने जाने के लिए खोला जा रहा है। इसके बाद यहाँ से हल्के वाहनों के आवागमन की शुरुआत हो सकेगी, जो इलाके के लोगों के लिए एक बड़ी राहत होगी। बता दें, पिछले करीब 2 हफ्ते से यहाँ से पैदल आने जाने वाले लोगों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही थी। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें, मोदी का कृष्ण प्रेम कहीं मथुरा पर बड़ा संदेश तो नहीं। अयोध्या के बाद अब कृष्ण भगवान को लेकर बड़ी खबर। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के द्वारका में समुद्र के अंदर गए। पीएम मोदी उस जगह तक गए जहां द्वारका नगरी डूबी हुई है। पीएम मोदी अपने साथ भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करने के लिए मोर पंख भी लेकर गए। द्वारका नगरी के दर्शन के बाद पीएम मोदी ने कहा कि एक समुद्र की डुबकी नहीं बल्कि समय यात्रा है। पीएम मोदी के समुद्र के भीतर जाने और कृष्ण भक्ति का वीडियो चर्चा सोशल मीडिया से लेकर बाकी जगहों पर भी हो रहा है। ऐसे में दोस्तों क्या कहीं मोदी जी का कृष्ण प्रेम मथुरा पर बड़ा संदेश तो नहीं? आपको क्या लगता है दोस्तों? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। बहरहाल ये की सारी बड़ी खबरें आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।